अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, कप्तान को लेके एक बड़ी डिबेट चल रही है। आज का मौजूद बहस ये, यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या ऑल फॉर्मेट कप्तानी की तरफ जा रहे हैं सलमान अली आगा? क्या सिचुएशन चल रही है? खबरें तो ऐसी आ रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके चेयरमैन, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, नए कोच माइक हैसन, सब खुश हैं जिस तरह सलमान आगा ने क्लैरिटी दिखाई, जिस तरह इम्प्रेसिव वे में उन्होंने टीम को हैंडल किया, जिस तरह उन्होंने बातें की कि मेरे अंडर में यंगस्टर्स को मैच विनर बनाना होगा, मुझे अगर नहीं बनेगा तो ये मेरी कप्तानी का फेलियर है। तो उसकी जो क्लैरिटी और जो उसकी विजडम नज़र आ रही है, उसके हिसाब से तो ऑल थ्री फॉर्मेट का वही कप्तान नज़र आ रहा है। और ख़बरें भी ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन साहब एक ही को बनाना चाह रहे हैं। जो रिकमेंडेशंस आई हैं सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी, आकिब जावेद की तरफ से भी, वो भी, और कुछ थोड़ा बहुत इनपुट लिया होगा माइक हसन से भी, ऑल्दो कि वो सिर्फ वाइट बॉल के कोच हैं, लेकिन पाकिस्तान बदलने जा रहा है इस कप्तान को तीनों फॉर्मेट का बनाने जा रहा है। इसलिए कि टेस्ट की कप्तानी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हार गया एक टेस्ट मैच, 90वें नंबर पर हम फिनिश हुए। ओडीआई में भी हम चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं कर सके, ऑल्दो कि हम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जीते हुए थे। और रिजवान ने बार बार ये कहा कि उसको इख्तियारात नहीं है, सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अब ये लग रहा है मैंने पहले मैच से पहले T20 से पहले सलमान आगा से पूछा था कि सिलेक्शन में आपका कितना हाथ होता है, कितना आपको इन्वॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे सिलेक्शन कमेटी भी पूछती है और मैं न्यूजीलैंड में था उस वक्त भी मुझसे आकिब जावेद पूछ रहे थे और जो मैंने मांगा था मुझे वही मिला। इसका मतलब एक प्लेयर के पास पावर है, पेज पे है सारे, तो बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद रिजवान की वनडे और शान मसूद कप्तानी खतरे में है और अक्रॉस ऑल फॉर्मेट सलमान अली आगा बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार लग रहे हैं। तो आ जाती है शाहिद साहब ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि आप फैसले तो फौरन कर लेते हैं, बट क्या अब आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप स्टिक करेंगे या इसी तरह फिर से आप पीछे जाएंगे? जैसे कि जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी थी तो ये तो एक मजाक खेज बात लगती है कि एक ही सीरीज में वापस भी ले ली, या देना गलत था, वापस लेना गलत था। सोच के अगर आप देते हैं किसी को तो फिर उसको वो टाइम फ्रेम भी तो दें। शाहीन के साथ ये हुआ कि चेयरमैन बदल गए अगर वही चेयरमैन रहते तो शायद कंटिन्यू होता है। नए चेयरमैन आए, उन्होंने कुछ देखा, कुछ बातें ऐसी हो गई शायद उनको समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई चेयरमैन साहब को। उन्होंने पहले सीरीज़ में ही 4-1 से जो हारी, प्लेयर्स का भी इनपुट लिया होगा यकीनन उन्होंने, या लेना चाहिए। कप्तान को भी बुला के पूछते, शायद कप्तान से भी बुला के नहीं पूछा और उन्होंने फिर दोबारा बाबर आजम को कप्तानी दे दी जो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ही हटे थे। उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि हम आयरलैंड से एक मैच हार गए, हम इंग्लैंड में सीरीज़ हारे, हम T20 वर्ल्ड कप में हमारी बदतरीन कारकर्दगी हुई, पहले ही राउंड में हम बाहर हो गए और इतनी बड़ी शिकस्त हमें अमेरिका से हुई। इंडिया से तो हम हारते ही हैं, लेकिन हम इंडिया से एक जीता हुआ मैच 120 रन का हदफ हम टारगेट नहीं कर पाए। तो वहाँ से फिर तब्दीली आई। तो अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि सलमान आगा को टाइम देना पड़ेगा। टेस्ट मैचों में भी आपके टेस्ट मैच भी हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगली साइकिल में आपको न्यूजीलैंड को होस्ट करना है, आपको श्रीलंका को होस्ट करना है, आपको साउथ अफ्रीका को होस्ट करना है, आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है, आपने बांग्लादेश जाना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अगले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेली है जो कि बहुत ही मुश्किल होगी। तो अभी से क्लैरिटी ऑफ प्रोसेस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर सलमान आगा को दिया है तो उनको लंबा रन दें तीनों फॉर्मेट में, उनमें क्लैरिटी नज़र आ रही है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं T20 का एक स्क्वाड बना लूँगा T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो इसी तरह उन्हें टेस्ट का और वनडे का भी स्क्वाड बनाना होगा। शॉर्टर टर्म में भी जाना होगा, लॉन्गर टर्म में भी जाना होगा। टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू हो गई, एक टेस्ट चैंपियनशिप में आप 5वें हैं, दूसरी में 7वें, तीसरे में 9वें, तो 11 टीम करनी पड़ेंगी अगर आपने 11 में आना है तो मजाक के अलावा मतलब ये कि पाकिस्तान को अपनी टेस्ट कारकर्दगी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। जब शान आए थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा इंप्रेस किया, जबकि आप हारे उसी तरह जैसे हारते हैं, लेकिन बावजूद उसके कि उसकी कप्तानी की तारीफ हुई ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन फिर इंग्लैंड की सीरीज आई, बांग्लादेश से हम 2 टेस्ट मैच हार गए, अच्छे फंसा के हमने 38 for 6, 36 for 6 से हम टेस्ट मैच हार गए। वहां से उनकी कप्तानी, फिर अगर शान वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में एक भी सेंचुरी करके हमें वो सीरीज जितवा देते तो शायद उनकी कप्तानी बच जाती। लेकिन वेस्ट इंडीज से हारना, फिर 9वें नंबर पर आना, बीच में ये बातें भी हुई थी कि सऊद शकील को शायद कप्तानी देंगे, लेकिन अब जिस तरह सलमान आगा ने T20 में कप्तानी की है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के सामने आया। व्हाट अबाउट माइक हैसन? माइक हैसन का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा इस डिबेट के ऊपर कि कप्तानी किसकी तरफ जा रही है?
और जबकि वो टेस्ट के कप्तान, टेस्ट के कोच तो है नहीं, लेकिन उनका क्या से होगा? वाइट बॉल की कप्तान, वाइट बॉल के हेड कोच हैं, तो वाइट बॉल में ओडीआई क्रिकेट भी आती है, वो मिले होंगे जब उन्होंने तीनों मैचों में सलमान आगा की परफॉर्मेंस भी देखी होगी, अप्रोच भी देखी होगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट भी देखी होगी, यकीनन उन्होंने भी रिकमेंड किया होगा। लेकिन जो खबरें अभी जो मीटिंग हुई थी एक दिन बड़ी लंबी चौड़ी जिसमें माइक हसन भी थे, वहाँ से ये पता चला था कि माइक हसन को ये कहा गया है कि आप सिलेक्शन में ना आए, आप अपनी तवज्जो टीम की कोचिंग पे रखें, जो आपको स्क्वाड दिया जाएगा वो आपको सिलेक्शन कमेटी देगी। और सिलेक्शन कमेटी में भी ज़ाहिर चेंजेस हो रही हैं कि अजहर अली और असद शफीक की जगह जाने की बातें हो रही हैं, सरफराज का नाम बिल्कुल, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा सवाल है कि अगर ये उनको मैसेज भिजवाया गया है तो कहीं अभी से उनके ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हो रहे, जैसे होता रहा है पास्ट में कि गैरी कर्स्टन खुश नहीं, फिर जिस तरह से जेसन गैलिस्पी छोड़ के चले गए। हमारी तो कंसिस्टेंसी यहाँ भी नहीं है ना कि हम किसी को लाते हैं तो फिर 2-3 सीरीज 4-5 महीने में वो भी चला जाता है। कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, एकदम से रिजल्ट्स पे आपको नहीं जाना होगा। जैसे कि पाकिस्तान की टीम ने डिप तो किया है बहुत बुरी तरह। मैचों में हम 7वें नंबर पर हैं, T20 में हम 8वें नंबर पर हैं, ओडीआई क्रिकेट में हम 5वें नंबर पर हैं, और मार्च 2027 वो कट ऑफ डेट होगी जब आपने टॉप 10 में होना है ओडीआई की रैंकिंग में। अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़े। और हमारी भी बुरी हालत नहीं है कि अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन 1-2 सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ओडीआई की तो आप नीचे चले जाते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ओडीआई से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ओडीआई होम में, उनको भी T20 में कन्वर्ट कर लें। बांग्लादेश से हमने ऑलरेडी कर लिए। वेस्ट इंडीज़ में भी जो हमारे लॉर्डर हिल में और वेस्ट इंडीज़ में ओडीआई और T20 की सीरीज़ है उसको भी 5 T20 करवाने की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो ओडीआई क्रिकेट शायद हमारी T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी, लेकिन उस बाद भी अगर जब 2026 आ जाएगा, मार्च 2026, तो एक ही साल रह जाएगा उस कट ऑफ डेट में। हाँ, तो उसमें हम गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमें जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से या नामीबिया से सीरीज नहीं रखनी चाहिए, हमें और बड़ी टीमों से सीरीज रखनी होंगी ताकि हम सीखें भी, और अगर हम उनसे जीतें तो हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव। बिल्कुल ठीक है। जहां तक आप रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी स्टार्स की रैंकिंग में डाउनफॉल आया है। ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स टीम से बाहर हुए हैं, उनकी रैंकिंग जो है वो नीचे आ गई है, और कुछ यंगस्टर्स की रैंकिंग ऊपर गई। लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और बात हो रही थी हमारे स्टार प्लेयर्स की रैंकिंग के हवाले से। तो शाहिद साहब ऑब्वियसली टीम से बाहर होंगे, रैंकिंग तो नीचे आएगी, बाबर आजम भी नीचे आ गए हैं, रिजवान भी नीचे आ गए हैं। पॉइंट ये है कि अब आपकी ये जो न्यू लुक टीम, इस पे एक डिबेट ये चल रही है कि ठीक है आपकी अपोजिशन जो थी वो तो बहुत कमज़ोर थी, वो यूएई से हार के आई थी, तो कितना फ़र्क पड़ेगा जब आप स्ट्रॉन्गर अपोजिशन के सामने खेलेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है मॉडर्न डे क्रिकेट वाली, जहां सबको अपना रोल प्ले करना है। क्या ये अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं? करना पड़ेगा, और करेंगे ज़ाहिर है जब आपने उनको एक जिम्मेदारी दी है। यकीनन एक ओपोनेंट वीक था, हार कर आया हुआ था, उनकी बॉलिंग बहुत कमज़ोर थी। अभी हमें जुलाई में पता चल जाएगा, शुरू जुलाई में ही 17 तारीख को पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जाएगी। 20, 22 और 24 को 3 T20 खेलेगी, और वहाँ पे उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम होगी। उनके तीनों फास्ट बॉलर वापस आ जाएंगे जिनकी रिहैब हो गई है। दो तो इंजर्ड थे, तस्कीन और मुस्तफीज़, और नाहिद राना ने विड्रॉ किया था टूर से। तो 3 जब अच्छे फास्ट बॉलर आ जाएंगे और उनके और भी स्पिनर 1-2 आएंगे, तो T20 में असल पता चलेगा कि हम उसी हरीफ से उनकी ग्राउंड में जाके कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी तरह हम उस क्रिकेट को खेल रहे हैं। माइक हसन का भी पता चलेगा, सलमान आगा की कप्तानी का भी, और तमाम वहाँ स्पिनर्स का रोल ज्यादा होगा, यकीनन होगा, इसलिए कि वहाँ की पिचेस स्पिन बॉलिंग को कंड्यूसिव होती हैं, वहाँ फास्ट बॉलर इतने नहीं चलते। फिर भी ज़ाहिर T20 होती है, ज़्यादातर लोग मैच में रन्स देखने के लिए आते हैं। बांग्लादेश का क्राउड भी आएगा रन्स देखने के लिए। तो फ्लैट पिचेस होती हैं, उस पर आपने अपने आप को बड़ा स्कोर करना होता है। आपने अगर आप पहले खेल रहे हैं तो बड़ा स्कोर करना है, सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो आपने चेज अच्छा करना है। तो पहला साइन नजर आएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट है, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा आपको। तीनों फॉर्मेट में आपने डिप किया है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इन प्लेयरों के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह 30 मैचों में 33 प्लेयर T20 में ट्राई करते रहे पिछले 1-1.5 साल में, उस तरह से करते रहे, तो फिर छोटे छोटे मौके देने से ना उनका कोई फायदा हो रहा है ना आपका कोई फायदा हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपकी बॉलिंग अभी भी स्ट्रगल कर रही है।
फिर आपने नसीम शाह को इस सीरीज़ में भी सेलेक्ट किया, जबकि वो बहुत ज़्यादा रन्स दे रहे थे। पीएसएल में भी एक पॉइंट आया जहां आपको यहाँ पे भी ये फीलिंग आई कि बांग्लादेश, चले मैं कहता हूँ वो भी खेलने के लिए आए थे, वो भी कुछ करेंगे, लेकिन बॉलिंग आपकी अभी भी इस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। आपको ज़ाहिर शाहीन शाह आफरीदी की वापसी होगी बांग्लादेश की सीरीज़ में। हारिस रऊफ़ है, नसीम शाह है, आकिफ जावेद हैं, अब्बास आफरीदी हैं, हसन अली हैं, ये सारे बॉलर अच्छे हैं। स्पिनर्स, अब स्पिनर में आपके पास एक अबरार है, आपको सुफियान मुकीम को भी मौका देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। और भी आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। पूरे टूर्नामेंट में मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी हुई कि मेहरान मुमताज़ को एक भी चांस नहीं मिला। वो अच्छा स्पिनर भी है, नीचे आके रन्स भी बना लेता है। तो माइक हसन ने इस सेशन में जो 3-4 दिन से चल रहा है उसमें यकीनन देखा होगा कि इस मेहरान मुमताज़ में, सुफियान मुकीम में कितना दम है, किस तरह मैं यूटिलाइज करूं, किस तरह मैं दूसरा स्पिनर अपने T20 के स्क्वाड में लेके आऊं। अभी ये खबर ये आ रही है कि एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी बनेगी, जो भी स्क्वाड सेलेक्ट होगा वो ऑब्जर्वेटरी कमेटी उसको जज करेगी कि स्क्वाड सही सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। और उस ऑब्जर्वेटरी कमेटी में सरफराज अहमद और फॉर्मर फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त का नाम है। अच्छा, तो इस भाई अच्छा बोलते हैं जी चैनल पे, वो बोलते अच्छा है, काम भी होता है, उनके पास सारा लिखा हुआ लेके आते हैं, तो हो सकता है वो कंटेस्ट कर पाए। चलें देखते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई नहीं है, वहाँ वाले शाहिद साहब ने भी जिक्र किया था कि सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीली की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अब अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार के लिए जगह अपनी बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। शाहिद साहब, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि अभी जो नाम हम देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन कमेटी में अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है, अलीम डार का तो पहले ही नहीं बनता था, चलें ये बात समझ में आती है। असद शफीक और अजहर अली तो वही बात कर रहे थे जो आकिब भाई कर रहे थे, अब आकिब जावेद हैं और ये नहीं होंगे, तो ये क्या लॉजिक है? आकिब का बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार था इस सारी उलट पुलट में, बाबर आजम को हटाने में। टेस्ट मैच में आपने बाबर आजम को मुल्तान टेस्ट में सेकंड टेस्ट मैच के बाद हटाया, फिर आपने रिजवान को T20 की टीम से हटा दिया। तो ये सारे फैसले, बड़े फैसले आकिब जावेद ने लिए और उनको अब ये भी देखा जा रहा है कि जाहिर है इनको कोई कंटेस्ट तो करे, और इसीलिए जैसे मैंने अभी बताया कि एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी बन रही है। उसकी ज़राए के मुताबिक ये भी बात है कि बांग्लादेश के स्क्वाड में भी उसने 1-2 तब्दीलियां बताई थी कि ये प्लेयर नहीं होने चाहिए और ये प्लेयर होने चाहिए। और जितना आपका एक्सपीरियंस है, मुझे बताइए, इससे पहले इसी चीज़ को क्रिकेट कमेटी का नाम भी दिया जाता था, उनके हाथ में भी कोई पावर्स नहीं होते थे, ये भी आपने लाके बिठा दिया, ऑब्जर्व ही करेंगे वो, लेकिन क्या उनकी कोई सजेशन मानी जाएगी? ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सीरीज में मानी गई उनकी एक, उन्होंने 2 तब्दीलियां उन्होंने बताई कि ये तब्दीलियां आप करें, तो उन्होंने की। अब इसको आकिब जावेद कैसे लेते हैं, सिलेक्शन कमेटी के दूसरे मेंबरान कैसा लेते हैं कि हमारे ऊपर एक कमेटी बना दी, ये किस तरह लिया जाता है? ऑल्दो अगर पॉजिटिवली लें, एक दूसरे को कन्विंस करें, मैं और आप अगर एक टीम सेलेक्ट करते हैं, आप मुझे कन्विंस करेंगे, मैं आपको कन्विंस करूंगा, तीसरा आदमी होगा, हम दोनों मिलके और वो हम तीनों आपस में। लेकिन फिर सिलेक्शन कमेटी की पावर, बात तो ये हो जाती है ना, यहाँ तो पावर की जंग होती है। सिलेक्शन कमेटी की पावर क्या देखना है कि सिलेक्शन कमेटी इस चीज को कि अगर ऑब्जर्वेटरी कमेटी बन रही है और इसने ऑलरेडी एक फैसला कर दिया है, वो किस तरह लेते हैं। लेना चाहिए अच्छी तरह, अगर कोई आपको जस्टिफाई कर रहा है, अगर आपको कन्विंस कर रहा है तो उसको अच्छी तरह लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इसकी रिवायत नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी तो ये खबरें भी आ रही थी कि सिलेक्शन कमेटी में भी सरफराज का इंपॉर्टेंट रोल होगा, अगर वही ऑब्जर्वेटरी कमेटी में भी हैं तो ये कैसी अजीब सी बात है कि वो वही कमेटी में और फिर सिलेक्शन कमेटी में किसी और को लाना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूं कि अलीम डार का जो किरदार था, अलीम डार ने मुल्तान टेस्ट से पहले रिसाइकलिंग पिच की बहुत सारी जो बातें हो रही थी, उसमें अलीम डार का बहुत बड़ा किरदार था कि उन्होंने मशवरा दिया था। वो भी एक विजडम तो रखते हैं, बट ये काम नहीं है ना, नई चीज उनको दी गई थी। आप जैसे इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में अब ये होता है कि हर अंपायर के सर के ऊपर एक कैमरा लगा होता है, जो उस कैमरे से पूरी फुटेज कैप्चर हो रही होती है, फील्डिंग की भी, बैटिंग की भी, बॉलिंग की भी, और अंपायर भी इनपुट देते हैं फर्स्ट क्लास की सिलेक्शन में, काउंटीज की सिलेक्शन में। तो आप अंपायर से ये काम ले सकते हैं अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कि कौन लड़के अच्छे हैं, कौन लड़के किस ओपोनेंट के खिलाफ किस कंडीशन में अच्छा स्कोर कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और बहुत सारे इशूज पर हमने बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।